देखो भाई, अभी तक हमने बीओ सर्विस लॉ किया है। बीओ सर्विस लॉ की हेल्प से डिफरेंट करंट्स के कारण, मतलब किसी स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, विद द हेल्प ऑफ बीओ सर्विस लॉ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, एक रिंग के कारण, किसी रिंग, सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, तो उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड आउट किया बेटा हमने। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कितना आसान है, देखो किसी भी लाइन में कहीं पर भी करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, आप देखोगे कितना आसान है। विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई। बीओ सर्विस लो, और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए कितना इजी है। बीओ सर्विस लो कितना हार्ड है और ये कितना आसान है, और कैसे एम्पियर ने मतलब चुटकियों में एक छोटा सा एक सॉल्यूशन निकाल दिया क्या फाइंड करने का, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमें पता है, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर मान लीजिए यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन किधर है आप निकाल सकते हो। देखो रूल मैंने बताया, रूल तो सेम रहेगा। अगर इस कंडक्टर में करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बेटा, ऐसी, यहाँ ऐसी, चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया? तो हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, लूप ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखी बी, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी। यहाँ का छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया हमने इस लूप का और मल्टीप्लाई किया दोनों को, ये डीएल लेंथ और बी को दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, बी डीएल। चलो ऐसे दिखा देता हूँ अलग से, डीएल यहाँ का डीएल, फिर थोड़ा सा आगे ये वाला डीएल और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा आगे यहाँ का डीएल और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ऐसे B इंटू डी एल करके क्या कैलकुलेट कर लिया, क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड, B इंटू डी एल। ठीक है, तो ये कितना मिला इसको, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, B इंटू डी एल, B इंटू डी एल, B इंटू डी एल। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल किसके इक्वल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हम हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वलिटी, और क्या लगाना पड़ता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, अब एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो गया, इतना सा ही एम्पियर्स लॉ। देखो कितना आसान है, लाइन इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए लूप, इन ए क्लोज लूप, बी इंटू डी एल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंट, मीडियम कॉन्स्टेंट, परमिएबिलिटी, मैंने बोला था इसको क्या है ये, परमिएबिलिटी, समझ में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एयर या वैक्यूम, फ्री स्पेस बोलेंगे उसको। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा और जो मीडियम है यहाँ पे इसके चारों तरफ, उसके इक्वल टू है, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब क्या समझ में आएगा, अगर आप एक लूप लेते हो, इसके आगे एक और लूप आप ड्रॉ करते हो, आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, ये लूप आपने लिया। अब हमें पता है अगर किसी कंडक्टर से हम और ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक। तो आप इसका बीडीएल, इसका बीडीएल, इसका बीडीएल कैलकुलेट करो, क्या ज़्यादा हो गई है, जो लेंथ है ना लूप की, वो लेंथ ज़्यादा हो गई है, बी की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी बेटा, ये चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो उसके लिए ये कम तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, कम। पास वाले के लिए देखिए, पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, समझा रहा हूँ, पास वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5, स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। और डीएल 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 आपने कैलकुलेट किया, मान लीजिए कितना आया, 2 मीटर फॉर एग्जाम्पल, तो वैल्यू कितनी हो गई है, 10। कुछ चीज़ आई समझ में, ये चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर ये करंट कांस्टेंट है ना, और ये तो कांस्टेंट है ही, उस टाइम पे इसकी मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट के इक्वल होगी। और दूसरे सर्कल के लिए, दूसरे लूप के लिए आप देखिए, बी कितना हो गया है, कम, तो लूप का डीएल 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 क्या हो गया है, ज़्यादा। लेकिन अब भी कितने के इक्वल है बेटा, 10। अब भी कितना है, 10। बस यही है एम्पियर्स लॉ। किसी लूप में आप देखो, अगर बहुत पास है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बी बढ़ जाएगा। अगर आप बिल्कुल पास यहाँ देख रहे हो तो बी बहुत ज़्यादा, उसका डीएल डीएल डीएल, लूप का लेंथ क्या है, बहुत ही कम। कुछ आ रहे समझ में। अगर आप बहुत ही पास देख रहे हो, मान लीजिए लूप कितना है, मान लीजिए 1 मीटर आया ये टोटल ऐसे, तो कितना है, 10 × 1। कुछ चीज़ आ रही समझ में। तो जितना दूर आप जाते जाओगे कंडक्टर से, बी की स्ट्रेंथ तो कम होती चली जाएगी, लेकिन उसका लूप का जो लेंथ है, डीएल डीएल डीएल, बढ़ता चला जाएगा। तो यही है एम्पियर्स लॉ, और इसी की हेल्प से हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ मैं, या करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो दूसरे केस में था, यहाँ पे क्या है, करंट। अगर एक वायर में, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है
तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो आप देखना विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर जाओगे। और बियो सर्वेस लॉ में कितनी ज़्यादा परेशानी थी अपने को, बहुत दिक्कत होती थी। एंगल देखो, φ1 φ2 सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, फिर से एक बार बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो यही है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी बोल सकते हैं इसको, एम्पियर्स लॉ भी बोल सकते हैं। तो क्या कहता है ये, लाइन इंटीग्रल डीएल डीएल डीएल, हर जगह क्या है ये लाइन इंटीग्रल। क्लोज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं आ गया, आप वापस कैलकुलेट करते हो, इसलिए क्या लग जाता है क्लोज इंटीग्रल। वैसे लाइन इंटीग्रल आपको समझ में, लाइन इंटीग्रल डेफिनेशन क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप is mu naught times current threading through the loop। बस बेटा ये है इसकी डेफिनेशन, और ये है इतना सा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स लॉ। क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया होगा, इन ए क्लोज लूप, ओवर ए क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, या करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, या करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। क्या समझ में आया कि इस लूप के अंदर जितना करंट फ्लो रहा है ना, लूप के अंदर करंट होना चाहिए। जैसे गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि चार्ज का होना चाहिए कंडक्टर के अंदर, जो आप क्लोज इमेजिनरी सरफेस आप ले रहे हो, जो क्लोज इमेजिनरी सरफेस है उसके अंदर में चार्ज होना चाहिए, तब उसके साथ फ्लक्स लिंक होगा। जो भी आप क्लोज इमेजिनरी सरफेस, सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब है, जो भी आप चूज कर रहे हो उसके अंदर में क्या होना चाहिए, चार्ज। वैसे ही यहाँ पे आ जाता है करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, जितना करंट फ्लो कर रहा है ना इसके अंदर से, उसका म्यू नॉट टाइम्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी मान लेते हैं ये लूप है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे 3 एम्पियर या 3 कंडक्टर हैं, उनमें 1 एम्पियर, और एक कंडक्टर ऐसा है जिसमें उल्टी करंट कितनी जा रही है, अभी ऐसे नीचे की तरफ 2 एम्पियर। तो करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप कितना हुआ, 3 प्लस का माइनस का 2, कितना हो गया 1 एम्पियर। ये चीज़ देखनी है कि करंट कितनी है लूप के अंदर, तो करंट की कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए कितनी है जी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एप्लीकेशंस क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जब हमने बियो सर्वेस लॉ में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो कितनी हार्ड कैलकुलेशन की थी, ट्रायंगल ली थी, सारा क्या सिस्टम किया था आपको पता है। तो अब देखो, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी कैन वेरी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। देखिए कैसे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। आपको पता है अगर किसी कंडक्टर में, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, सराउंडिंग में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यू नो वेरी वेल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने बताया BDL, वही लो है अपना एम्पियर्स लो। लेकिन जहाँ पे हमने गॉस थ्योरम में 3 और 4 स्टेप्स देखे थे, वही स्टेप्स यहाँ पे एक बार थोड़ा सा याद करना है। वैसे सारे स्टेप मैं एक ही स्टेप में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ताकि आपको समझ में आए इसलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप, draw an Amperian loop such that the given point lie on the loop। गिवन पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए, उस लूप के ऊपर। जो आप एम्पीरियन लूप बनाओगे सबसे पहले, तो लूप आप ऐसे यहाँ बना रहे हो यहाँ, लेकिन पॉइंट तो दूर है, तो आपने कैसे लूप ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को लेते हुए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जैसे एम्पियर लो है अपना BDL इज इक्वल्स टू म्यू नोड I, इतना सही है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो लेंथ है वो भी क्या है, वेक्टर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए मेरे को, है ना। DL भी क्या है, वेक्टर। तो 2 वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन, तीसरी दिख रही है आपको, करंट क्या है, स्केलर, इसलिए क्या लगता है, डॉट। और जब आप BDL को ओपन हो तो क्या आता है, BDL को ओपन करते हो तो क्या आता है, कोस थीटा। देखिए आप इसको ओपन करोगे, BDL क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नोड I, पता है नहीं आपको।
कब आता है कोस थीटा? जब अपना स्केलर प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो। तो कोस थीटा कहाँ है? कोस थीटा बी और डी एल के बीच में है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना पहला स्टेप अप्लाई किया, एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया मैंने, एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया बस। और ये पॉइंट कहाँ पे है? लूप के ऊपर है। लूप की रेडियस आर है, दिख रही है आपको, है ना? या ये इधर से मैं दिखा भी देता हूँ कितना है रेडियस आर लूप का। सेकंड आपने क्या करना है? स्पेसिफाई, आपने क्या देखना है? बी और डीएल के बीच कोस थीटा कितना है। आप देखिए, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड भी चारों तरफ कैसे है? ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों के बीच थीटा कितना हो जाता है? थीटा इज 0। तो कोस थीटा कितना हो जाता है बेटा? 1। कोस थीटा कितना हो जाता है? 1 सिंपली। तो सेकंड इसी में था, स्पेसिफाई बी एंड थीटा। सेकंड पॉइंट क्या है? कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल बी डी एल। कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर कई सारे आपके पास लूप हैं, या फिर लूप आपका कई सारी लेंथ को मिल के बनाया है, ऐसे है, ये तो सिर्फ एक ही लेंथ है, ऐसे एक सर्कल है, तो कंप्लीट एक ही स्टेप में आप कैलकुलेट कर जाओगे। देखेंगे अगर अपना लूप जो है वो 2, 3 या 4 लेंथ को जोड़ करके बनाए तो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। तो बी डी एल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ। बी डी एल को कैलकुलेट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा? कैलकुलेट करंट, ठीक है ना? क्या लिख भी देता हूँ मैं, कैलकुलेट बी डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल। इसको कैलकुलेट करके थर्ड स्टेप क्या है? कैलकुलेट करंट थ्रू द लूप। जो लूप के अंदर करंट है वो फाइंड आउट करनी है बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाई एम्पीरियन लॉ। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर देंगे लास्ट में। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई। आया ना समझ में? आपने कैपिटल आई ले रखा है तो कैपिटल आई ले लो, ये तो एक बस ही। अगर स्मॉल आई ले रखा है तो स्मॉल आई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप देख लेते हैं अभी। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया मैंने, थीटा स्पेसिफाई कर लिया, थीटा कितना है? कोस थीटा 0, और कोस 0 होने से क्या हो गया? 1। बी डी एल देखिए कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे? हर जगह डिस्टेंस सेम है लूप का। भाई करंट कहाँ से पास हो रहा है? इस कंडक्टर में से, और कंडक्टर कहाँ है? एक्सिस पे, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, सेंटर पे है, एक्सियल लाइन बन गई, ये समझिए। तो एक्सिस से पास हो रहा है, तो आर इज सेम एट एवरी प्लेस, एट एवरी वेयर, चारों तरफ लूप पे ये आर सेम। कभी आप और कहीं आर सेम देखो, इस लूप के लिए ये आर सेम है। तो आप देखो बी डी एल, बी तो कांस्टेंट है हर जगह एक जैसा, तो डी एल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप। तो अब ने बी डी एल कैलकुलेट कर लिया। करंट कितना है? करंट आई ही है इसमें, एक ही तरफ करंट जा रहा है, ये नहीं कि दूसरी तरफ आ रहा है, एक ही तरफ जा रहा है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है लूप के थ्रू? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिया अभी हमने, 2 पाई आर कैलकुलेट कर लिया, म्यू नोड आई। तो बी ही तो निकालना था, म्यू नोड आई अपॉन में 2 पाई आर। यस यस, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी डिस्टेंस आर। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। बता रहे हैं ना? ये क्या है? म्यू नोड परमिएबिलिटी कांस्टेंट मैंने बताया था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस 2 पाई। अच्छा, अब मैं इसको बियो सर्विस लॉ से बिठाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आया नहीं समझ में? मैं इसको एक स्टेप में कैलकुलेट कर देता, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, सीधा अप्लाई करता बी डी एल म्यू नोड आई, इधर बी डी एल को कैलकुलेट कर लेता है, इधर करंट को, और सीधे सीधे बी निकाल देता। ये तो मैंने आपको समझाया, समझाने के लिए ऐसा किया, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन इतनी सी है। और बियो सर्विस लॉ में कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अब देखिए बियो सर्विस लॉ से मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बियो सर्विस लॉ से कितना आया था? याद है कुछ? मेरे याद है, बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। कुछ याद आया भाई? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, कुछ याद आया क्या? उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आया क्या? बिल्कुल उतना ही आया। एक कंडीशन सोचिए, जब हमने सोचा था कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर, ये पॉइंट कंडक्टर के बहुत ही क्लोज है, तो ये एंगल फाई 1 और फाई 2 कितना हो जाता है? अप्रोक्सीमेट 90। जब 90 हो जाता है तो देखिए साइन 91 साइन 91, तो 1 और 1 कितना हो गया है? 2। तो b इज इक्वल टू 2 म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आर। काटिए, म्यू नोड आई अपॉन में
टू पाई आर। आर आपकी मर्जी, आप छोटा आर ले रहे हो, बड़ा आर ले रहे हो, कैपिटल आर ले रहे हो कि स्मॉल आर, सेम चीज़ आ गई कि नहीं, कुछ चीज़ आई समझ में। देखो कितना इजीली हम कैलकुलेट कर गए विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, सेम वही चीज़ आ गई, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बियो सर्वेस लॉ जो है ना साइन फाई 1 साइन फाई 2 वाला, वो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, उसके कारण थोड़ा हार्ड है। ये बिल्कुल ईजी है। क्या करो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, उसका रेडियस दे रखा है 2 पाई आर, उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा डीएल 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 कितना आ गया 2 पाई आर, म्यू नोड आई, म्यू नोड आई, म्यू नोड टाइम्स करंट जितना फ्लो कर रहा है उतना तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। म्यू नोड टाइम्स, इसकी डेफिनेशन लिखी थी मैंने स्टेप पे, म्यू नोड टाइम्स जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड है। तो नीचे ले जाइए, इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, नीचे ले गए आप, लूप की लेंथ 2 पाई आर, वही वाली सेम सिचुएशन आ गई, वहाँ बड़ा आर है यहाँ छोटा आर है। वहाँ उस टाइम पे हमने क्या माना था, कैपिटल आर माना था ना, किसी पॉइंट पे स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो कैपिटल आर माना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आया समझ में। तो सेम चीज़ है ना। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन करने वाले हैं हम इसकी, वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, देखिए सोलेनोइड क्या होता है और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे, सोलेनोइड बना के दिखाएंगे आपको। तो सोलेनोइड क्या है, एक लंबी वायर ली हमने, ठीक है, एल लेंथ की, उसका एक हेलिकल लूप बनाया, बताऊंगा मैं अभी। देखिए जैसे ऐसे ऐसे बार बार इसको टर्न करते चले गए हम, मोड़ते चले गए, ठीक है। थोड़ा नीचे बनाता हूँ, प्रॉब्लम आएगी। देखिए भाई, ये एक वायर है जिसको बार बार बेंड किया जा रहा है, सर्कुलर वायर आपने देखी है, तो ये हेलिकल शेप बन रहा है। हमने कोई ऐसा कंडक्टर पकड़ा, बताऊंगा बीच में क्या रखेंगे, ऐसा कोई मटेरियल लेंगे हम, उसके ऊपर एक एंड यहाँ रखा वायर का और फिर बार बार ऐसे लपेटते हुए ले जाएंगे यहाँ तक। क्यों बनाया हमने ये, क्यों, इसलिए ताकि अगर एक सिंगल वायर के कारण जो करंट फ्लो होता है ना, जैसे मैंने आपको पिछला करवाया था डेरिवेशन, एक सिंगल वायर में, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होती है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक बनता है, बहुत ही वीक, और वो इतना ज़्यादा फील भी नहीं किया जा सकता, बनता है, लेकिन हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सोलेनोइड बनाते हैं, ठीक है। कॉपर वायर ली हमने ऐसे, कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी ऐसा चीज़ लिया हमने, उसके ऊपर बार बार ऐसे लपेटा, ठीक है। तो एक सर्कुलर कोयल ही समझिए, सर्कुलर कोयल वाला सिस्टम समझ में आ जाता है तो अच्छी बात। मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसी सर्कुलर वायर को मैं उठा रहा हूँ ऐसे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मैंने क्या करना है, अंगूठे का रखूँ मैं, भले ही अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखूँ या उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखूँ, एक ही बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो उंगलियां करल की मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठा क्या पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गया बाहर से निकल करके फिर तुरंत आगे आ जाएगा, क्योंकि एक ही वायर है। अगर एक के आगे मैंने दूसरी वायर लगा दी ऐसे सर्कुलर वायर, तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, दूसरे के कारण और जुड़ गया आगे, मैग्नेटिक फील्ड और आगे चला गया, ऐसे चलेगा कि नहीं। अब एक और वायर उसके आगे ऐसे लगा दी, तो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आना चाहता था, क्योंकि आपको पता है किधर नॉर्थ से किधर आएगा, फिर वापस साउथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आना चाहता था, उसके कारण एक वायर और लगा दी हमने, तो अब और ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, अगली का मैग्नेटिक फील्ड और जुड़ गया उसमें। अब जितना ज़्यादा आप टर्न घुमाओगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर क्या चलेगा, स्ट्रेट सेंटर पे, और फिर जहाँ खत्म उससे आगे तुरंत मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, घूम करके किधर आएगा, साउथ में। जैसे आपने देखा हो ना, एक मैग्नेट है जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में आती हैं, अंदर अंदर कैसे चलती हैं, साउथ टू नॉर्थ। सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ सारी की सारी बिल्कुल सेम बिहेव करेगा एज ए बार मैग्नेट, आएगा नहीं समझ में। तो ऐसे ऐसे अंदर अंदर जितनी ज़्यादा हमने कॉइल्स लगा दी, ऐसे सर्कुलर कॉइल ऐसे लपेट दी, तो अंदर अंदर स्ट्रेट चलेगा और बाहर में जाके ऐसे मुड़ेगा, अंदर अंदर स्ट्रेट और बाहर जाते ऐसे मुड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। तो ये सिचुएशन बिल्कुल सेम होगी, सिमिलर होगी एज ए बार मैग्नेट। इसके दो पोल्स होंगे, एक बनेगा साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, बस परमानेंट मैग्नेट में इसमें डिफरेंस क्या है, इसके पोल्स हम चेंज कर सकते हैं। अगर करंट ऐसे फ्लो करवा रहे थे ना ऐसे,
करंट ऐसे फ्लो करवा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है इसके अंदर। तो यानी कि ये साउथ पोल है बेटा और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ। अगर आपने पोलरिटी चेंज कर दी, बैटरी के टर्मिनल्स बदल दिया आपने, तो करंट कैसा फ्लो करेगा, अब उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में। तो उल्टी डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया, यानी कि ये साउथ पोल बन गया और ये क्या बन गया, नॉर्थ। तो इसकी पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि साउथ साउथ रहे, नॉर्थ नॉर्थ रहे, हमेशा पोलरिटी कैन बी चेंज्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट समझिए आप। और परमानेंट मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है वो साउथ ही रहेगा, बस प्रॉब्लम यही है। लेकिन ये ठीक है। अब हम कौन सी सप्लाई देते हैं इसमें, डीसी। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी सप्लाई है, एसी नहीं, एसी नहीं है। एसी का मतलब बार बार पोलरिटी चेंज होना, एसी का मतलब क्या है, करंट एक बार उधर चलना एक बार उधर। तो एक बार करंट ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो कभी नॉर्थ वो बनेगा, कभी साउथ बनेगा, कभी नॉर्थ बनेगा, कभी साउथ बनेगा, बार बार पोलरिटी चेंज होगी। चीज़ों को पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसा सिस्टम बना देंगे। तो हम कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं कि एक बार किसी चीज़ को पकड़ लिया जाए तो छोड़े नहीं। मैं इसका यूजेज भी बताऊंगा कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज़्यादा इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा हो तो जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करवाओगे आप, जितनी ज़्यादा हाई टेंशन बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप लेते हो, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे लपेटते हो आप, 1 मीटर में 50 थी, अब 1 मीटर में आपने 100 लपेट दिया ऐसे, तो डबल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, डबल, समझ में आएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट फ्लोइंग, और ये क्या है, बीच में आपने क्या भर रखा है, आपने मीडियम कैसा लिया है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। इसमें हमने बीच में क्या लेना है, जैसे ये मटेरियल हमने क्या लेना है, सॉफ्ट आयरन। क्या लेना बेटा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक आयरन ही है ना, वो सॉफ्ट होता है। आप देखते हो कई आयरन हार्ड होते हैं, थोड़ा सा झटका देते हैं टूट जाते हैं, देग चून जिसको बोलते हैं हम। आप देखो जो गंडासे में अपना जो अगला चक्कर जो होता है ना, वो देग चून का होता है, थोड़ा सा थोड़ी मारोगे या कुछ भी आप उसके ऊपर झटका दोगे, लोड दोगे, टूट जाता है। तो सॉफ्ट थोड़ी ना, हार्ड था। कोई भी देखो हार्ड चीज़ टूटेगी, अगर सॉफ्ट होगा तो मुड़ेगा, ये आएगा नहीं समझ में। मैं इसको मोड़ना चाहता हूँ, हार्ड है और मेरे को पता है थोड़ा और ज़्यादा मोड़ते टूटेगा। तो सॉफ्ट क्या होते हैं, जैसे अपने सरिये होते हैं, आपने देखा होगा लोहे वाले, मोड़ते हैं टूटते नहीं है, मुड़ जाते हैं ना, जो लेंटर में डालने वाले आते हैं। तो सॉफ्ट आयरन एक प्रॉपर्टी है आयरन की, ये समझिए आप, एक टाइप का आयरन है, दूसरा ये समझिए। तो सॉफ्ट आयरन बीच में रखेंगे आप, वो स्ट्रेंथ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बीच में आपने मटेरियल क्या पर रखा है, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या करता है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद है और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ रखी जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करती, वो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जैसे एल्यूमिनियम, फिर इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। कुछ आएगा नहीं समझ में। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि अंदर इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालना है बेटा, किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है आपने, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है एन क्या है, एन स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये क्या है, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। भाई 1 मीटर में कितनी है, मान लीजिए 1 मीटर में कितनी है n, तो l मीटर में क्या हो जाएगा, l इंटू एन या n इंटू एल। यूँ समझिए 1 मीटर में 10 है, तो 5 मीटर में कितनी हो जाएंगी, 50, 10 इंटू 5। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना आपने इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले एम्पीरियन लूप, पहला स्टेप यही अपना। तो मैंने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया यहाँ ऐसे। इसके लिए एम्पीरियन लूप क्या होगा बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप, ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया भाई मैंने। ठीक है, जिसकी लेंथ पता होनी चाहिए, एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो पता है, एल है या कैपिटल एल, मानिए कुछ भी मानिए आपकी मर्जी, स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल। ठीक है, ये इस सोलेनोइड की लेंथ नहीं है, जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया ना उसकी लेंथ है। अब फिर क्या मान लेंगे, एम्पीरियन लूप पूरी लेंथ पे था, सोलेनोइड की कंप्लीट लेंथ के बराबर था। सोलेनोइड तो यहाँ तक आपको दिख रहा है, तो एम्पीरियन लूप अब इतना सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा ले लो या इतना ले लो, फिर इसको क्या मान लेंगे, वो कंप्लीट लेंथ में था, सोलेनोइड की लेंथ पता है, उतने के बराबर इसको मान लेंगे। तो पी क्यू आर एस ऐसे आपको दिख रहे हैं कॉर्नर साइंस में। तो पी से क्यू एक अलग ही लेंथ है, और क्यू से आर, आर से एस, और ऐसे चलना आपको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक क्लोज लूप बन गया है, एम्पीरियन लूप बन गया। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब एंगल देखना है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा है, ऐसा। आप पी से क्यू जा रहे हो, फिर क्यू से आर, आपको ऐसे चलते जाना है, यूँ नहीं कि आपकी मर्जी पी से क्यू गए फिर आपकी मर्जी पी से एस पे चलेगी, नहीं, आपको क्लोज लूप में चलना है और वापस उसी पॉइंट पे आना है। इधर जा रहे हो तो फिर इधर आना है, समझ गए।
तो आपने पी से क्यू गए, पी से क्यू जो लेंथ है दिख रही है आपको, उसका डायरेक्शन क्या है, पी टू क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिख रही है आपको, किधर है, उधर ही। एंगल कितना हो गया, 0। तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1। इसके लिए देखिए एंगल देखिए, इसके लिए इधर जा रहे हो आप, एंगल ऐसा 90। इसके लिए देखिए अगर इधर आ रहे हो आप तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इधर आ रहे हो आप तो डीएल और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो इस वाले के साथ भी 0 और इस वाले के साथ भी BDL क्या हो गया, 0। इस वाले के साथ देखिए, इस वाले के अंदर तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ करंट कहाँ है, ये वाला लूप देखिए, पी से क्यू तक, पी से क्यू तक ऐसे ऐसे, तो पी से क्यू वाले में आ रहा है बस, ये ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे कंसीडर करिए, ऐसे करंट आ रहा है, जा नहीं रहा है, कभी सोचो आ भी रहा है जा भी रहा है, नहीं, सिर्फ आ रहा है। अगर उतना ही आ रहा होता और उतना ही जा रहा होता तो करंट 0 हो जाता, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बोलता है, 0 बोलता। चीज़ ऐसा। अब ऊपर वाले में तो करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्या होगा। अगर आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड बन भी रहा है तो कुछ कॉइल्स ऐसी हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कुछ ध्यान से समझिए, ये जो कॉइल हैं ये ऐसी हैं पूरी कंप्लीट, और आप बाहर देख रहे हो, तो ऊपर जब करंट फ्लो करेगी इतने हिस्से में, कॉइल के आधे हिस्से में, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा। और जब नीचे वाले हिस्से में ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऊपर वाले में ऐसे जाएगी, नीचे वाले में ऐसे, तो नीचे वाले में ऐसे आपने अंगूठा रखना है, मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे कैसा है, ऐसा। तो ऊपर वाले हिस्से के कारण, आधे हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, नीचे वाले के कारण आधे के कारण ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, 0। करंट भी नहीं जा रही है, इसलिए आप सोच सकते हो। दूसरा रीजन मैंने आपको बता ही दिया, एक कॉइल ऐसी, तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो आधे हिस्से के कारण, ऊपर आप देखोगे ऊपर आधे हिस्से के कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे आधे हिस्से के कारण इस कॉइल में, उसी कॉइल में। तो जितनी कॉइल्स हैं उसका आधा हिस्सा ऐसे बना रहा है, आधा हिस्सा बना ऐसे बना रहा है, इसलिए भी क्या हो गया, 0। चीज़ आएगी नहीं समझ में। तो इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ BDL क्या हो गया है, 0। वैसे BDL कैलकुलेट करते हैं, सारा सब कुछ कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप भी हो गया, हमने एंगल देख लिया है अलग अलग। तो अब आप कैलकुलेट करोगे क्लोज इंटीग्रल BDL, ठीक है भाई, इसको तोड़ तोड़ के क्लोज इंटीग्रल की जगह आप लाइन इंटीग्रल, क्लोज नहीं लगाना है, BDL कोस थीटा प्लस BDL कोस थीटा प्लस BDL कोस थीटा प्लस BDL कोस थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं P से Q, Q से R, R से S और S से P। अब आप देखिए किन दो के साथ एंगल 90 है, इसके साथ और इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल कितना है, 90। तो Q से R ये वाला 90, S से R, S से R या R से S एक ही बात है, S से R लिख दूँ मैं, S R वाले में, या RS सही है, RS, ठीक है। अब इसके साथ आप देखो कितना है, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, कुछ इधर नेगेटिव बना रही है कुछ पॉजिटिव, तो ये B ही खुद क्या है, 0। एंगल देखने की जरूरत भी नहीं आपको, समझ में आएगा। अब इसके साथ देखिए SP के साथ, SP के साथ कोस 90, तो ये 0 हो गया है, ये खुद 0 हो गया है, और ये कोस 90 के कारण क्या हो गया है, 0। यानी कि BDL आपको सिर्फ मिलेगा किसके कारण, P से Q के कारण। तो क्लोज इंटीग्रल BDL कितना कैलकुलेट किया बेटा आपने, P से Q कितनी लेंथ है इसकी, L लेंथ मानी हमने P से Q की, तो BDL कोस 0 तो 1 हो गया ना, थीटा कितना है दोनों में, यहाँ एंगल भी ऐसा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा और लाइन भी ऐसी, ऐसी लेंथ है उसी डायरेक्शन में। तो कोस 0 कितना हो गया है, 1। तो कितना हो गया, B इंटू L, DL कितना है टोटल लेंथ, L। तो अब लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे क्या, एम्पीरियंस लॉ अप्लाई करेंगे, लास्ट स्टेप। करंट भी कैलकुलेट करना है क्या, हाँ करंट तो रह गया, करंट और कैलकुलेट करो भाई, करंट कितना है इसमें, देखिए करंट बढ़ गया, ऐसे जितनी ज़्यादा टर्न्स घुमाई आपने उतना करंट बढ़ गया। ध्यान से देखिए, अगर एक टर्न में करंट आई है तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पर यूनिट लेंथ में, कितनी है n, समझ में। तो उतना n टाइम्स करंट बढ़ गया कि नहीं, एक बार आया फिर 2 बार घूम के आया 3 बार, ऐसे जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा क्या बढ़ गया है, करंट। तो ऐसे टोटल करंट आप निकालना चाहो तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई, भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जितनी है, या NL ये लिख दो, चाहे आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो लास्ट स्टेप अप्लाई एम्पीरियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करो। क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई। अब सारी चीज़ें लिखूंगा मैं, BDL की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, BL, अब स्मॉल l ले रखा है, कैपिटल L वो आप देख लेना, BL, ठीक है भाई। म्यू नोड करंट कितना है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है ना
जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा क्या है करंट। चीज़ है समझ में, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। और टोटल लेंथ कितनी है एल। अगर आप स्मॉल एल मानते हो तो स्मॉल एल मैंने बार बार बोला है, कैपिटल एल ले रखा है तो कैपिटल एल। कुछ आया समझ में। एल से एल कैंसिल आउट, क्या आ गया है म्यू नॉट एन आई। अब तुम कहोगे करंट भी ये मान रखा है तो ये करंट ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड कितना आया म्यू नॉट एन आई। अपना नाम भी बोल जाना एक बार, लेकिन इसका मत बोलना क्योंकि पूरी 12th में काम आएगा। जहाँ कहीं हम पूछे आपसे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कितना म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। वही तीन चीज़ आ गई मैंने जिसके ऊपर बोला था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड किन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम, बीच में मीडियम कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आएगा। इसलिए आपने याद रखना है तीन चीज़ म्यू नॉट एन आई। समझ में आएगा, क्योंकि पूरी 12th में काम आएगा। और पूछे आपसे जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड या इनसाइड ए सोलेनॉइड, अंदर अंदर क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। पोल्स पे क्या होती है स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, ठीक है। अब अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वो भी दिखा देता हूँ। अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है भाई। एक बार मैं इस लूप को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई। अब लूप की रिक्वायरमेंट नहीं ना अपने को। देखो बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलेगा इनसाइड, और जैसे ही बाहर निकला बाहर से मुड़ करके किधर आएगा ऐसे। समझ में आएगा कि नहीं। ये ऐसा बाहर से ऐसा, बोथ साइड ऐसा, बोथ साइड। कुछ आएगा समझ में। और ये किस काम आता है, ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, जहाँ पे आप यूजेस बता रहा हूँ मैं आपका, यूजेस कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आई कितना कैलकुलेट कर लिया था, म्यू नॉट एन एल आई, और ये वैल्यू पुट कर दी हमने वहाँ पे। समझ में आ गया। वैसे लिख दिया आप तो ये समझिए। अब आप देखिए ये कहाँ कहाँ काम आता है, यूजेज क्या है इसके, यूजेज बताने जा रहा हूँ। यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट, बड़ी बड़ी क्रेनों में आजकल हुक की जगह क्या प्रयोग की जाने लगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वहाँ पे करंट फ्लो करवाते हैं हम, डीसी करंट देते हैं, और किसी गाड़ी को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं उठा करके। हुक में दिक्कत है, उसके कुछ बांधना पड़ेगा नीचे, रस्सी वगैरह कहीं पे बॉडी में अटके ना अटके। दूसरा क्या है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को किसी पेशेंट के आई में काम करते हुए। अगर जो आयरन इंडस्ट्री है ना बेसिकली, उसमें काम करते हुए आयरन फाइलिंग्स गिर जाते हैं, छोटे कण लोहे के आँख में, तो पेशेंट की आई का ऑपरेशन करना पड़े, कितना बड़ा झंझट है। और वो घूम फिर के अगर पीछे चला गया, क्योंकि आयरन पार्टिकल बहुत छोटा है, आँख घूमती है हमारी, उसके घूमने के कारण पीछे चला गया, तो भाई ऑपरेशन ही बनेगा, सीधी बात है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मोटर को, मोटर बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेट को, आँख के पास ले जाकर के आँख को खोल के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चालू कर देंगे, करंट दे करके उसको। हाँ, और वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो घूम फिर के वापस आ ही जाएगा और उसके आगे चिपक जाएगा। कुछ चीज़ आ रही समझ में। तो कितनी बड़ी हेल्प करता है हमारा जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है या सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो इसके कुछ यूजेज हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।